हेलो स्टूडेंट्स, इस बार आपके लिए जो एक नया वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर है जो आप दो कंडक्टर्स लेंगे जो कि चार्ज्ड हैं, जिनके पोटेंशियल्स डिफरेंट हैं। अगर हम उनको कनेक्ट कर देंगे एक जो वायर से, मेटेलिक वायर से, तो चार्ज का फ्लो होगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की ओर। अंडरस्टैंड? तो लेट अस स्टार्ट। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो थ्योरी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये कंडक्टर है बच्चों। मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रहा हूँ। अंडरस्टैंड? कंडक्टर ए, और इसका चार्ज है बच्चों Q1, इसका पोटेंशियल है V1, और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो मैं ले रहा हूँ C1। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है और चार्ज Q1 है। लेट इट इज़ एन अनदर कंडक्टर। यह आपके पास दूसरा कंडक्टर है, इसका चार्ज है Q2, इसका पोटेंशियल है V2 और इसकी कैपेसिटेंस है C2। दोनों ही ये जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, जो इसके ऊपर चार्ज लेट मैं इस टाइप से बना देता हूँ। इस पे चार्ज ये Q2 चार्ज है। अंडरस्टैंड? अब लेट हम इसका पोटेंशियल, अच्छा ये कंडक्टर सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? और हमको पता है कि जो कंडक्टर को दिया हुआ चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे रहता है, तो दीज आर द एक्सेस चार्जेस ऑन द कंडक्टर्स ए एंड बी। अंडरस्टैंड? लेट V1 इज ग्रेटर देन V2। लेट V1 है जो ग्रेटर देन V2। तो फिर बच्चों अगर V1 V2 से बड़ा है और उस कंडीशन में अगर आप एक कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू है जो इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंडरस्टैंड, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? कंडक्टर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन वीक टाइप का होता है, तो फिर वो स्मॉलर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो करंट का फ्लो इधर से उधर होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में कंडक्टर B2 कंडक्टर A मूव करेगी। अंडरस्टैंड? और इन सीट्स को है जो वो फिलअप कर देगी। करंट का फ्लो, वैसे करंट का फ्लो नहीं बनाया, चलो अपन एक ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो कंडक्टर B से A कंडक्टर की ओर होगा, और वो जो एक्सेस कंडक्टर इस पर पहुंच रहे हैं वो इस चार्ज को है जो एलिमिनेट करेंगे, पार्शियली एलिमिनेट। अंडरस्टैंड? पूरा नहीं, है ना। कब तक है जो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो इसमें कैरी ऑन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल्स सेम नहीं हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो जब इससे ये वाला कंडक्टर B इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो इसके ऊपर पोटेंशियल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इससे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अंडरस्टैंड? और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेंगे तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे पार्शियली, तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यानी इसका पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, और इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और एक स्टेट आ जाएगी जब दोनों के पोटेंशियल्स सेम हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। अंडरस्टैंड? एंड देयर आफ्टर करंट फ्लो स्टॉप्स, उसके बाद करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कंडक्टर B to A until V1 इक्वस टू V2 इक्वस टू V। ये कॉमन पोटेंशियल है बच्चों, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। अंडरस्टैंड? हाँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का है जो इस टाइप से जो ये रहेगा। अब है जो ये कॉमन पोटेंशियल जो है, उसके लिए आप एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं। अब आप इस वायर से कनेक्ट कर चुके हो A और B को, तो बच्चों ये एक सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। सिंगल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक शेल A, मेटेलिक शेल B एंड दिस स्मॉल कंडक्टिंग वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम C1 प्लस C2 प्लस C वायर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों वायर कैपेसिटेंस साइज पे डिपेंड करती है, और वायर की साइज़ को मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, है ना। अंडरस्टैंड? इन दोनों कंडक्टर्स के रेस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम या इसकी साइज जो है, कौन सा ये बीच वाला जो वायर है उसकी साइज है जो नेग्लिजिबल है। तो C वायर है जो हियर C वायर है ना, उसको नियरली इक्वस टू 0 मान रहा हूँ। किसके कंपैरिजन में? C1 और C2 के कंपैरिजन में। इसकी कैपेसिटेंस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वस टू Q1 प्लस Q2
डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. नाउ Q1 इक्वल्स टू C1V1 और Q2 इक्वल्स टू C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. इट इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल, है ना. दोनों कंडक्टर्स इस पोटेंशियल पर आके रुक जाएंगे और स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी. स्टेडी स्टेट के अंदर देयर इज़ नो करंट फ्लो बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स. इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा. अंडरस्टैंड. अब बच्चों एनर्जी लॉस क्या इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होता है उसको हम चेक कर लेते हैं कि करंट का फ्लो जब होता है तो इस वायर के थ्रू होता है, और इस वायर के थ्रू होने से क्या किसी टाइप का कोई एनर्जी लॉस है जो इन्वॉल्व है, तो हम उसको चेक करते हैं. अंडरस्टैंड. अब बच्चों लेट चेंज एनर्जी लॉस delta U, that is U1 plus U2. It is the electrostatical potential energy of these two conductors before the wire is connected. वायर कनेक्ट होने से पहले इन दोनों की है जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का सम और माइनस U1 डैश प्लस U2 डैश. अंडरस्टैंड. अब बच्चों U1 प्लस U2 माइनस U1 डैश प्लस U2 डैश. अंडरस्टैंड. ये डिफरेंस आपको निकालना है. तो U1 प्लस U2 दैट इज हाफ C1 V1 का स्क्वायर. इट इज़ द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर 1 बिफोर वायर इज कनेक्टेड. वायर कनेक्ट होने से पहले इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी. इसी टाइप से कंडक्टर B के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल होने से हो जाएगी C2 V2 स्क्वायर माइनस U1 डैश, तो हाफ C1 V का स्क्वायर माइनस हाफ C2 V का स्क्वायर. ये है जो कंडक्टर A की वायर के को कनेक्ट करने के बाद उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी जब वो दोनों कॉमन पोटेंशियल V अटेंड कर चुके हैं. अंडरस्टैंड. ये जो सेकंड वाले B की अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी. अब बच्चों आप V की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है ना. तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर. V की जगह मैं लिख रहा हूँ बच्चों C1 प्लस C2 V का स्क्वायर दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर. हाँ. अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ को मैं कॉमन ले लेता हूँ. अंडरस्टैंड. यहाँ आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर. अब यहाँ बच्चों C1 प्लस C2 है और अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है. तो C1 प्लस C2 है जो उस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. अंडरस्टैंड. अब बच्चों मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ और इसको भी मैं सॉल्व करूँगा. दोनों एक ही साथ एक ही स्टेप में करूँगा ये प्रोसेस में. 1/2 ये एलसीएम ले लिया मैंने. C1 प्लस C2. तो बच्चों C1 प्लस C2 ये अपॉन में 1 है, तो यहाँ आ जाएगा C1 V1 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2. यहाँ आ जाएगा C2 V2 का स्क्वायर C1 प्लस C2 और यहाँ हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2. अंडरस्टैंड. ये वाली टर्म आपको मिलेगी. अब इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं हम. अब बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U इक्वस टू
थोड़ा सा लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, ताकि ज़्यादा स्पेस मिले हमको। डेल्टा यू इक्वल टू 1/2, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ बच्चों, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। इसी टाइप से इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसके बाद इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अंडरस्टैंड। अब बच्चों C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों बच रहा है यहाँ C1 C2 बच्चों है जो मैं, ये 3 टर्म बच रही है आपके पास 1 2 3, तो इनमें से C1 C2 को कॉमन ले लेता हूँ बच्चों में, C1 C2, तो ब्रैकेट में बच जाएगा बच्चों V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। बच्चों यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो फिर यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ है जो ये जो एक्सपांशन हमने किया था C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर का एक्सपांशन था बच्चों, तो यहाँ प्लस आएगा इसलिए यहाँ माइनस आएगा। अंडरस्टैंड। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ये प्लस, अब है जो ये माइनस हो जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड। अब ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2V1 V2 और अपॉन में हो जाएगा बच्चों C1 प्लस C2। अब बच्चों और सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल स्टेप आ रही है आपके पास 1/2 C1 C2, इसको रीअरेंज इस टाइप से कर लेता हूँ मैं, और इट इज़ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये एनर्जी लॉस जो आया है वो आया है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इस वाले केस में V1 वॉज ग्रेटर देन V2। अगर V2 ग्रेटर देन V1 हो तो बच्चों करंट का फ्लो वो होगा कंडक्टर B से कंडक्टर A की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा कंडक्टर A से कंडक्टर B की ओर। अंडरस्टैंड। तो बच्चों सर्टेनली या तो V1 बड़ा है या V2 बड़ा है। अगर V1 बड़ा है तो V1 माइनस V2 और ऊपर स्क्वायर है बच्चों, तो ये टर्म वैसे ही पॉजिटिव रहेगी। अगर V2 बड़ा है तो V1 माइनस V2 नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर यानी अगेन पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब एनर्जी लॉस ऑलवेज पॉजिटिव के इम्प्लाइज डेल्टा U इज पॉजिटिव। हाँ, दैट इज always there is energy loss, there is an energy loss if V1 is not equals to V2। अगर V1 और V2 अगर बराबर नहीं है, उनका इनिशियल पोटेंशियल्स दोनों कंडक्टर्स के अगर सेम नहीं है, तो सर्टेनली उस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो करंट कंडक्टर A से B की ओर भी फ्लो हो सकती है और B से A की ओर भी फ्लो हो सकती है। दोनों ही कंडीशन के अंदर है जो उसके अंदर एनर्जी लॉस इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि ये एनर्जी लॉस जो है ये वेयर डज इट गो, ये एनर्जी लॉस कहाँ जाता है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों एनर्जी लॉस जो है, दिस एनर्जी लॉस appears फर्स्ट एज हीट। कौन सी? जूल हीटिंग। बच्चों वायर के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो हीट डेवलप होती है। अंडरस्टैंड। एक तो जूल हीटिंग, सेकंड बच्चों कि इसके अंदर जब करंट फ्लो होती है बच्चों तो वो स्टेडी करंट नहीं है। तो स्टेडी करंट नहीं तो इसका मतलब चार्जेस आर इन एक्सीलरेटेड मोशन। जब स्टेडी रेट से यानी कांस्टेंट करंट अगर एक कंडक्टर ए से बी की ओर फ्लो होती हो तो उस कंडीशन में उनके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड से चलते हैं। लेकिन बच्चों इस कंडीशन के अंदर जब V1 और V2 बराबर नहीं है तो सर्टेनली करंट का जो फ्लो होता है वो स्टेडी रेट से नहीं होता है। तो स्टेडी रेट से नहीं होता है इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रेवल नहीं करते हैं, मतलब उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। तो उस कंडीशन में चार्जेस एक्सीलरेटेड मोशन में होते हैं एंड एक्सीलरेटेड चार्जेस आर द सोर्स ऑफ EM वेव।
तो इसका मतलब है जो एनर्जी लॉस ईएम वेव रेडिएशंस की टर्म में भी होगा, यानी यहाँ से ईएम वेव है जो एटमॉस्फेयर को रेडिएट भी होगी। मतलब एक हीट लॉस जूल हीटिंग और सेकंड वाला थ्रू ईएम वेव्स। ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, जिसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। और ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्जेस, एक्सीलरेटेड चार्जेस, ये एक्सीलरेटेड चार्जेस की वजह से एनर्जी लॉस होता है, अंडरस्टैंड। ये थ्योरी आपको समझ में आई। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि जब आप है जो दोनों कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट कर चुके हो और स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है, तो दोनों कंडक्टर्स पे कितना चार्ज आता है, तो उसके लिए भी ये जो हम एक एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं। एक एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ और कैसे आता है बोर्ड पे देखें आप। अब है जो चार्ज एक्वायर्ड बाय कंडक्टर ए है ना, कंडक्टर ए आफ्टर कनेक्टिंग देम, उनको कनेक्ट करने के बाद, तो बच्चों Q1 डैश इक्वल्स टू C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल V, और बाय कंडक्टर B ये एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों Q2 डैश इक्वल्स टू C2 इंटू V। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब बच्चों मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1V अपॉन C2V, V से V कैंसिल, तो इट इज़ C1 अपॉन C2। इट मीन्स आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब आप वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्जेस ऑन द कंडक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। कि कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज आता है, फर्स्ट कंडक्टर पे Q1 डैश, सेकेंड पे Q2 डैश, वो इनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के अंदर है जो चार्ज आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन। अब बच्चों ये थ्योरी जो मैंने बताई है उसको मैं एक NCERT के एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करता हूँ, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी काम में आ जाएगा। ये दो कंडक्टर्स है, ये भी कैपेसिटर्स ही माने जा सकते हैं, ये स्फेरिकल कैपेसिटर्स माने जा सकते हैं जिनकी सेकंड प्लेन इन्फिनिटी पे पड़ी हुई है, अंडरस्टैंड। तो दीज आर द कैपेसिटर्स। इनकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C=4πε0R स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए, अंडरस्टैंड। तो अब बच्चों है जो मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराता हूँ, जिससे अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, और वो एक NCERT का एग्जाम्पल है जो बहुत ईजी है, अंडरस्टैंड। तो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है जो बच्चों गिवन क्वेश्चन, और क्वेश्चन है बच्चों NCERT का एग्जाम्पल है बच्चों। ये NCERT गिवन, देखना बच्चों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और उसकी प्लेट्स के ऊपर है जो चार्ज है, ये फुल चार्ज है बच्चों। फुल चार्ज की नहीं कह सकता मैं, इस पे चार्ज है Q1 प्लस Q1, इस पे माइनस Q1। इसकी कैपेसिटेंस C1 इक्वल्स टू 900 पिकोफेरेड है बच्चों, और इसको है जो चार्ज किया गया है 100 वोल्ट की बैटरी से। इट इज चार्ज टू 100 वोल्ट बैटरी। फिर इसके बाद बच्चों जब इसको चार्ज कर दिया गया है ना, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन तो है एनर्जी स्टोर्ड। व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड? तो एनर्जी स्टोर्ड का बच्चों ऑब्वियसली फॉर्मूला है जो मैं लिख सकता हूँ हाफ CV²। C की वैल्यू है जो बच्चों मैं रख देता हूँ यहाँ हाफ C, 900 पिकोफेरेड है, जिसको मैं फेरेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ,
और v का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये आ जाएगा 450 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है ना, या 4.5, ये 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर ये -6 आ जाए, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों इसको, 450 इंटू 10 की पावर -8, अंडरस्टैंड। तो मैंने 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ये इसकी एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कि नाउ द गिवन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इन पैरेलल, मतलब आप एक दूसरा 900 पिकोफैरड का ही एक कैपेसिटर और लेंगे और उसको एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। एंड टू एंड मतलब उसकी एक प्लेट इस वाले टर्मिनल से अटैच हो जाएगी, दूसरी प्लेट इस वाले टर्मिनल से अटैच हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो इस क्वेश्चन को अपन चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो इस टाइप की सिचुएशन बनने जा रही है। अंडरस्टैंड, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है -Q1, और इसकी कैपेसिटेंस है जो बच्चों C1 इक्वल्स टू 900 पिकोफैरड है, और इसकी कैपेसिटेंस मैं C2 ले लेता हूँ बच्चों, वो भी है जो आइडेंटिकल होने से उसकी कैपेसिटेंस भी 900 पिकोफैरड ही होगी, अंडरस्टैंड। अब बच्चों क्या होगा कि आपने एंड टू एंड इनको ज्वाइन किया, पैरेलल अरेंजमेंट कह सकते हो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो बच्चों इसका चार्ज है जो इस कंडक्टर की ओर मूव करेगा और इसका चार्ज इस कंडक्टर की ओर मूव करेगा। एक्चुअल में एक करंट फ्लो होगी बच्चों, वो करंट जो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, अंडरस्टैंड, दैट इज़ द ट्रांजिएंट करंट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, और फिर इधर से है जो इलेक्ट्रॉन है जो साइमल्टेनियसली इधर मूव करेंगे, और फिर बच्चों ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक कॉमन पोटेंशियल अटेंड हो जाएगा, और फिर है जो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, अंडरस्टैंड। मतलब है जो चार्ज का फ्लो, यानी आप यूँ भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से है जो इस कंडक्टर की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस प्लेट का पोटेंशियल हायर है, इस प्लेट का पोटेंशियल 0 है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, तो इन चार्ज के ऊपर है जो वो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसका मतलब इसका Q1 चार्ज तो रिड्यूस होने लग जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से बच्चों है जो ये नेगेटिव चार्ज है और ये इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव है बच्चों, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, अंडरस्टैंड। और ये प्लेट है जो इसका ये अनचार्ज है, इसका पोटेंशियल 0 है, तो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करने की। तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव है और इसका पोटेंशियल 0 है, और 0 इज़ हायर देन द नेगेटिव पोटेंशियल, अंडरस्टैंड। तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, तो फिर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर है, इसका मतलब करंट का फ्लो इधर से इधर, तो एक ट्रांजिएंट करंट फ्लो होती है, और ये इस कैपेसिटर के ऊपर भी चार्ज आ जाता है, अंडरस्टैंड। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया बच्चों जैसे Q1 डैश और -Q1 डैश, और इसके ऊपर चार्ज आ गया बच्चों जैसे कनेक्ट करने के बाद इस पर आ गया Q2 डैश, और इस वाले प्लेट के ऊपर आ गया -Q2 डैश, अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं एनर्जी लॉस चेक करना चाहता हूँ, या आफ्टर कनेक्शन उनकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब बच्चों सबसे पहले तो हम कॉमन पोटेंशियल जो है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बच्चों यहाँ, अंडरस्टैंड। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V, अंडरस्टैंड, और V इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों C1V1
प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब बच्चों C1 और C2 तो सेम है, बट C1 इक्वस टू C2 इक्वस टू C, और वो दे रखा है 900 पिकोफैरड। तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ C1 की जगह मैं C लिख देता हूँ, यहाँ V1 प्लस V2 और यहाँ आ जाएगा 2C, इस C से C कैंसिल, तो पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल बिकम्स V1 प्लस V2/2। अब बच्चों V1 प्लस V2/2, V1 है जो ये इनिशियल पोटेंशियल था, तो इट इज़ 100 वोल्ट, इट वाज 100 वोल्ट, और V2 तो अनचार्ज था, इसका पोटेंशियल 0, ये 2, तो बच्चों कॉमन पोटेंशियल आ रहा है 50 वोल्ट। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द कॉमन पोटेंशियल। अब बच्चों कॉमन पोटेंशियल आ गया तो हम एनर्जी लॉस भी निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों अगर मैं एनर्जी लॉस निकालना चाहूँ तो उस कंडीशन के अंदर है जो इसके ऊपर जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है हाफ, आप चाहो उस Q इंटू वी वाले फॉर्मूले से कर दो, तो Q1 डैश इंटू वी प्लस हाफ Q2 डैश इंटू वी। अंडरस्टैंड? अब बच्चों Q1 प्लस Q2 ये टोटल चार्ज ऑन द प्लेट्स था, इस प्लेट और इस प्लेट में मिला के इनिशियल चार्ज, और फिर है जो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन है जो दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज है। अब बच्चों Q1 ये तो Q1 ही मान लूँ, रहने दूँ मैं, और Q2 तो 0 था, सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज था, और ये Q1 डैश। अंडरस्टैंड? ये Q1 डैश और ये Q2 डैश, Q2 डैश, बट Q1 डैश अपॉन Q2 डैश वो तो बच्चों C1 अपॉन C2 के बराबर है, और C1 अपॉन C2 तो है जो बच्चों C मान चुका हूँ मैं, तो इट इज़ 1:1। इसका मतलब Q1 डैश और Q2 डैश तो बराबर है, यानी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन उनके ऊपर सेम चार्ज आता है बच्चों, यानी इस प्लेट के ऊपर और इस प्लेट के ऊपर सेम चार्ज, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे सेम चार्ज। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो इम्प्लाइज Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश। तो बच्चों अब यहाँ से Q1 इक्वल टू Q1 डैश, और चूंकि Q2 डैश Q1 डैश के बराबर है तो मैं इसको Q1 डैश लिख देता हूँ, दैट इज 2Q1 डैश इम्प्लाइज Q1 डैश इक्वल टू Q1/2 एंड Q2 डैश इक्वल टू अगेन Q1/2, यानी दोनों के ऊपर है जो बच्चों सेम अमाउंट का चार्ज आता है। अंडरस्टैंड? तो अब हमें जो एनर्जी लॉस है जो आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से, इस वाली टर्म से। तो बच्चों इस वाली टर्म से अगर मैं इसको वापस सॉल्व करता हूँ तो हाफ Q1 प्लस Q2, तो एनर्जी लॉस है जो आप चाहे तो है जो Q1 को नहीं निकालें तो हाफ डायरेक्ट है जो C इंटू कॉमन पोटेंशियल V का स्क्वायर प्लस हाफ C इंटू कॉमन पोटेंशियल V का स्क्वायर। C1 और C2 दोनों बराबर है इसलिए मैंने C लिख दिया बच्चों, C की वैल्यू 900 पिकोफैरड, तो दिट इज CV स्क्वायर, ये V कॉमन पोटेंशियल है बच्चों, और CV स्क्वायर। अब C 900 पिकोफैरड 10⁻⁻12 इंटू V इज 50 इंटू 50। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये हो गया आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग देम अगेन, तो 9 इंटू 25 इंटू 10⁻⁸। अंडरस्टैंड? और 25 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बच्चों 225 आता है बच्चों, 25 को 9 से है ना 225 इंटू 10⁻⁸ दैट इज़ 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये तो बच्चों इससे मैं आसानी से एनर्जी लॉस निकाल सकता हूँ। तो व्हाट इज़ एनर्जी लॉस? तो एनर्जी लॉस आपके लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना, आप इसको U ले लें और इसके बाद ये U डैश ले लें, इट इज़ डेल्टा U। तो बच्चों वो तो है जो पिछली बार जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो हाफ C, ठीक है ना, पिछली बार जो आई थी हाफ C है जो 900 इंटू 10⁻⁻12 और V का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और माइनस ये
2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। अब बच्चों ये जो इसको सॉल्व करें अमन, तो ये 4.5 इंटू 4 6, तो 10 की पावर -6 जूल। अंडरस्टैंड? तो एनर्जी लॉस और माइनस ये 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो बच्चों 4.5 2.25, अंडरस्टैंड? तो दैट इज़ 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल का एनर्जी लॉस इस वायर के ऊपर होता है। कौन सा? जब वो ट्रांजिएंट करंट फ्लो होती है तो उस वायर के ऊपर होता है, और थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू और हीटिंग इफेक्ट के थ्रू है जो ये एनर्जी लॉस वायर के ऊपर होता है। ये थ्योरी जो आपने पढ़ी है ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया था, और आई होप यू हैव प्रॉपर्ली अंडरस्टूड इट। थैंक यू।